दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज होली का त्योहार है और आज आप सबको केडीबी लाइव के माध्यम से होली की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों वैसे तो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई बार देखा गया है कि होली पर शाम में वर्षा होकर सारा मजा किरकिरा कर देती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार इस बार सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार के अन्य हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। जी हाँ, होली 29 मार्च सोमवार यानी कि आज ही मनाई जानी है। जी ऐसे में मौसम विभाग की माने तो बिहार में इस दिन गर्मी अपने चरम पर रहेगी। जी हाँ, आज गर्मी ज्यादा होगी, ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, ऐसे में पानी और रंगों की होली खेलने के लिए समय अनुकूल रहेगा। जी रिपोर्ट की माने तो आज बिहार का उच्चतम तापमान 41 डिग्री तक जा सकता है। जी हाँ, और कड़ी धूप देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की चंडीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधा है। जी हां, रविवार को अमित शाह ने दावा किया था कि बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से बीजेपी 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि 26 क्यों कहा, पूरा 30 ही बोल देते, रसगुल्ला मिलेगा। दोस्तों बिहार में कल कोरोना का टीका 1,03,000 लोगों को दिया गया। इधर पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 195 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, पिछले दिनों की तुलना में कोरोना के नए मामले में मामूली कमी हुई है, तो राज्य में एक्टिव केस संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। जी हां, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1115 हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कुल 195 नए मामले सामने आए हैं। इसमें पटना जिले में सबसे ज्यादा 80 नए केस सामने आए हैं। नए केस बिहार के 34 जिलों में मिले हैं। जी हां, विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय में 9, गया में 9, नवादा और पश्चिमी चंपारण में 7-7, भोजपुर और सिवान में 6-6, पूर्वी चंपारण नालंदा में 5-5, औरंगाबाद, मधुबनी और सहरसा जिले में 4-4, अररिया, भागलपुर और गोपालगंज, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर और सुपौल जिले में 3-3 नए केस मिले हैं। जी हां, इसके साथ ही अरवल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली जिले में 2-2 नए केस मिले हैं। जी हां, बक्सर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया में 1-1 नए केस पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर धारा 307 का मुकदमा दर्ज करने पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी के लिए नौकरी मांगी तो सरकार ने हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, किसानों के और गरीबों के लिए लड़ने से अगर हमें जेल जाना पड़ेगा तो खुशी से हम जेल जाएंगे। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, संघर्ष हमारे खून में है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 22 विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़, मारपीट करने और जानलेवा हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जी हां, ये केस 23 मार्च को राजद की ओर से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन, हंगामा और पथराव मामले में दर्ज किया गया है। दोस्तों होली पर महंगाई का साया है। जी हां, पकवान बनाना महंगा हो गया है क्योंकि खाद्य तेल के दामों में काफी हद तक बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह यह है कि देश में तिलहन की पैदावार बेहद कम हो गई है। जी हां, तेल की खपत पूरी करने के लिए इसका विदेशों से आयात करना पड़ता है। जी हां, ऐसे में तेल के दामों में वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ना बताया जा रहा है। एक ऑयल के संचालक ने बताया कि वैश्विक कारणों के चलते तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जी हां, पूरे विश्व में तिलहन की फसलें कम है, ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। जी हां, इंडोनेशिया और मलेशिया से इसकी आवक होती है। दोस्तों ममता का चंडी पाठ, बीजेपी का जय श्री राम और अब ओवैसी ने भी रैली में पढ़ा कुरान। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से कुरान पढ़ा। जी हां, कुरान का सूरे फातिहा का पाठ पढ़ा। ऐसा करते हुए ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि उनका चंडी पाठ या फिर हनुमान चालीसा से विरोध नहीं है। जी हां, बंगाल की राजनीति में इस समय धार्मिक ध्रुवीकरण करने और फिर उसे रोकने की खूब कोशिश होती दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी ममता बनर्जी के जय श्री राम पर आने की बात कहती है तो फिर कभी ममता बनर्जी चंडी
चंडी पाठ करते हुए दिखाई देती है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है, दिल्ली का सीएम खुद को हनुमान भक्त बुला सकता है, राहुल गांधी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं क्योंकि इस बहाने उन्हें मोदी को हराना है। जी हां, हम भी एक पैगाम भिजवाना चाहते हैं कि ये जलसा हम सूरे फातिहा पढ़कर खत्म करेंगे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कुरान के सूरे फातिहा पढ़ा। जी हां, आगे भी आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने सूरे फातिहा पढ़ा। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कह दिया, चंडी पाठ पढ़ा उन्होंने, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई इतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंडी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरे फातिहा पढ़ता हूं। यह भारत का सेकुलरिज्म है। दोस्तों, देश में एक और जहां कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर गर्मी भी जानलेवा साबित हो सकती है। जी हां, शोधकर्ताओं के मुताबिक इस साल भयानक गर्मी पड़ेगी और दक्षिणी एशिया देशों में जानलेवा लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। जी हां, अमेरिका में स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने शोध में यह दावा किया है कि इस बार भीषण गर्मी के कारण भारत के खाद्यान्न उत्पादन करने वाले बड़े क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। तेज गर्मी की वजह से काम करने में दिक्कत आएगी। यही नहीं, इस बार तेज गर्मी में काम करना असुरक्षित साबित होगा। जी हां, शोध में बताया गया है कि गर्मी के कारण जिन जगहों पर सबसे ज्यादा काम करने में दिक्कत आएगी उनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन जगहों के साथ तटीय इलाके में कोलकाता, मुंबई एवं हैदराबाद जैसे शहरी इलाके शामिल है। जी हां, जहां पर गर्मी के कारण काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, जर्नल जियोफिजिक्स रिसर्च सेंटर में प्रकाशित शोध के मुताबिक 2 डिग्री तापमान बढ़ने से इसका सामना करने वाली आबादी में मौजूदा समय के मुकाबले 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। इस शोध में दावा किया गया है कि दक्षिणी एशिया के देशों में संकट हर साल गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर इस बड़े खतरे से बचना है तो फिर तापमान वृद्धि में नियंत्रण करने की कोशिश पर जोर देना होगा। जब तक तापमान को नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक इस तरीके के खतरों से बचा नहीं जा सकेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए दक्षिणी एशियाई देशों को इस दिशा में आज ही काम करने की जरूरत है। इस काम में देरी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, इंटर का रिजल्ट आ गया है, ये तो आपको मालूम है। अब होली के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का परिणाम यानी कि रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। जी उम्मीद है कि 6 से 7 अप्रैल के बाद मैट्रिक का परिणाम यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फोकनिया और मौलवी के परीक्षा फल जारी कर दिए हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के तरह फोकनिया में 64,689 और इंटर के तरह मौलवी में 30,961 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। जी बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के परीक्षा
फल की तरह फौकनिया और मौलवी के परीक्षा फलों में भी लड़कियों का दबदबा कायम रहा। खास बात यह है कि मौलवी में 54 और फौकनिया में 67 गैर मुस्लिम परीक्षार्थियों ने भी अपना परचम लहराया है। यानी कि मौलवी एग्जाम में 54 और फौकनिया एग्जाम में 67 हिंदू छात्र पास हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी के मन की बात का यह 75वें संस्करण था, जिसमें पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले साल यह मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक आचरण बन गया था। जी हां, अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर के जरूर गर्व महसूस करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि कृषि में आधुनिक पद्धतियां समय की जरूरत है। हमने पहले ही बहुत समय गवा दिए हैं। ये एक दीप जले तो दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा। ये इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। ये हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके आचरण कार्यों के बारे में जाना। जी आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे देश के दूर दराज के कोने में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो फिर गर्व से कहते हैं कि वे भारतीय हैं। हम अपने योग, आयुर्वेद, दर्शन ना जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम गर्व करते हैं, गर्व की बातें करते हैं। साथ ही अपनी स्थानीय भाषा, बोली, पहचान, पहनावे, खान पान, उसका भी गर्व करते हैं। यह दिलचस्प है। इसी महीने मार्च में जब हम महिला दिवस मना रहे थे, तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किए। जी देश के अलग अलग क्षेत्र में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी, कराई भी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, ताली बजाना, दिया जलाना। आपको अंदाज नहीं है कि कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था जी वो दिन, और वही तो कारण है जो पूरे साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। दोस्तों, बिहार के पंचायतों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार के पंचायतों के लिए 1254 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। जी हां, इससे बिहार के पंचायतों में विकास कार्य किया जाएगा। खबर के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए 12 अरब 54 करोड़ 50 लाख की राशि रिलीज किया गया है। जी हाँ, यह राशि सभी पंचायतों को दिया जाएगा। जी हाँ, इसको लेकर पंचायती राज विभाग तैयारी कर रही है। जी हाँ, पंचायती राज विभाग के अनुसार कुल राशि का 70% ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, वहीं कुल राशि का 20% पंचायती समितियों को और जिला परिषद को कुल राशि का 10% के अनुपात में दिया जाएगा। जी हां, बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए जारी 12 अरब 54 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि में से सबसे ज्यादा पैसा बिहार के मुखिया को मिलेगा। इसके बाद पंचायत समिति को फिर जिला परिषद को दिया जाएगा। दोस्तों, बंगाल में शनिवार को पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। 5 जिलों की 30 सीटों पर 80% मतदान हुआ। जी हां, दरअसल यहां कुल 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। जी हां, वही दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इसके तहत 30 सीटों पर लोग वोट डालेंगे। जी हां, इससे पहले कभी बंगाल की राजधानी रही मुर्शिदाबाद चर्चा में है। जी हां, यहां 29 अप्रैल यानी कि 8वें चरण में चुनाव होने वाला है। इससे पहले कहा जा रहा है कि 75% मुस्लिम आबादी वाले गर मुर्शिदाबाद में दिलचस्प लड़ाई होगी। जी हां, मुर्शिदाबाद में वाम दलों की अच्छी पकड़ है, लेकिन 34 साल सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद भी यहां अपना वर्चस्व नहीं बना पाई। जी हां, यहां 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने साथ चुनाव लड़ा था। जी इसका नतीजा यह था कि 22 विधानसभा सीटों में से 18 में जीत मिली थी। जी इसमें से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। जी टीएमसी यहां सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। भाजपा को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी। जी इस बार यहां दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। जी हां, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में हालात बदले। जी हां, कांग्रेस और वाम दल अलग अलग चुनावी मैदान में थे। टीएमसी ने जिले की 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बिहार के मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई है। यह बिहार के 15 लाख मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से यानी कि सीधे उनके बैंक अकाउंट में सरकार 3-3 हजार रुपए भेजेगी। जी हां, बिहार सरकार निर्माण और अन्य क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक रजिस्टर्ड श्रमिकों को यानी कि मजदूरों को डीबीटी के जरिए 3-3 हजार रुपए भेजने जा रही है। जी हां, श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि के हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले अनुदान की है। जी हां,
करीब 15 लाख पंजीकृत श्रमिकों को कुल मिलने वाली रकम करीब 446 करोड़ रुपए है। बिहार राज्य सन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में राज्य के 14,87,023 श्रमिक पंजीकृत हैं। ये भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है। ऐसे मजदूरों को राज्य सरकार चिकित्सा अनुदान के नाम पर हर साल 3-3 हजार रुपए देती है। इस साल भी ये पैसा मजदूरों को भेजा जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 की इस राशि को श्रम संसाधन विभाग ने शुक्रवार से बैंकों को ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह जल्द ही सभी मजदूरों के बैंक खाते में यह राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंच जाएगी। हर साल मिलते आ रहे इस चिकित्सा अनुदान की इस बार ये आखिरी किस्त होगी। नए वित्तीय वर्ष से यह चिकित्सा अनुदान मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई के बाद तेजस्वी यादव के हाथ तुरुप का इक्का लग गया है। जी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को भले ही सत्ता हाथ नहीं लगी हो, लेकिन अब उन्होंने सरकार के खिलाफ एक ऐसा एजेंडा तैयार कर लिया है जिससे आरजेडी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। जी हां, तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई का मुद्दा लेकर अब पंचायत स्तर तक की जाने की तैयारी में है। पार्टी के स्तर पर इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। जी हां, तेजस्वी यादव होली के बाद अप्रैल महीने में जिला स्तर पर जनसेवाओं को संबोधित करेंगे। जी हां, दरअसल तेजस्वी यादव सदन में हुए बवाल को पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। जी उनका मकसद पंचायत स्तर पर सरकार के रवैयों को लेकर मजबूत विरोध खड़ा करने का है। बिहार में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव पंचायत चुनाव के दौरान ही अपना संगठन भी मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, होली खेलना तो हर किसी को पसंद है। जी ये त्योहार ही ऐसा है कि हर कोई इसके रंग में रंग जाता है। बिना रंग और पिचकारी के ये त्योहार अधूरा सा लगता है। इसलिए रंगों के साथ होली खेलने का अपना ही एक अलग मजा है। होली खेलते समय तो किसी को अपनी त्वचा का ध्यान ही नहीं रहता है। जी हाँ, लेकिन होली के बाद चेहरे से रंग हटना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। घंटों साबुन मलने के बाद भी होली का रंग नहीं छूटता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर होली के रंग को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। जी हां, आप होली खेलने से पहले पूरे शरीर पर तेल या फिर वैसलीन लगा लें। इससे आपके त्वचा को यानी कि आपके चमड़ी को आवश्यक नमी और फिर सुरक्षा मिलेगी। ये इससे बॉडी पर होली का रंग नहीं जम पाएगा और नहाते वक्त कुछ ही मिनटों में छूट जाएगा। जी नहाने से ठीक पहले थोड़ा सा गेहूं का आटा लें, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और फिर नींबू डालें, फिर इसका एक पेस्ट बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। जी ऐसा करने से होली का रंग झट से आपके चेहरे से हट जाएगा। जी अगर किसी के चेहरे पर पक्का रंग लग जाता है तो ऐसे में बेसन, दही, शहद और थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर का पेस्ट बनाएं। जी नहाते समय इस पेस्ट को लगाकर पूरे शरीर पर मालिश करें और फिर गुनगुना पानी से नहा लें। ऐसा करने से आपका सौंदर्य लौट आएगा। त्वचा से होली का रंग छुड़ाने के लिए बेसन में गुलाब जल, एलोवेरा, कच्चा दूध मिलाकर एक मास्क तैयार कर लें। जी और फिर उसे पूरे फेस पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक लगा के रखें और फिर बाद में पानी से अपना चेहरे को धो लें। जी इससे आपके चेहरे पर लगा रंग उतर जाएगा। दोस्तों, उत्तर बिहार के दरभंगा में पिछले साल नवंबर में एयरपोर्ट की शुरुआत होने से यहां न केवल यात्री विमानों की संख्या बढ़ी है बल्कि यात्रियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी भी इस एयरपोर्ट को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई अव्यवस्थाओं और फिर परेशानियों के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। जी हां, यह बात खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ती साख को लेकर ट्विटर पर 7 मिनट का एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाइयों और बहनों के लिए वरदान साबित हुआ है। जी हां, इससे सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस शहर से और भी फ्लाइट्स बढ़ेगी और हवाई कनेक्टिविटी एवं एयरपोर्ट्स का अधिक विस्तार होगा। वीडियो में हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि उड़ान योजना के तहत देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट शुरू किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाइयों और बहनों के लिए वरदान साबित हुआ है। इससे 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। जी बड़े महानगरों से तो लोग विमानों में यात्रा करना चाहते ही हैं, जी लेकिन टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट की शुरुआत और यहां के यात्रियों का हवाई सफर के प्रति रुझान हैरान करने वाला है।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर पार्टी ने उन्हें स्टार कैंपेनर का दर्जा जरूर दिया है। वहीं अब बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट बनने को लेकर भी उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। जी हां, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि पार्टी अगर चाहेगी तो वह जरूर सीएम बनेंगे। जी हां, एक न्यूज चैनल के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो इसके उत्तर में यानी कि इसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि भाजपा नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। यह पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है। यदि पार्टी को लगता है कि मुझ में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है तो फिर निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मेरी पार्टी में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पद के काबिल है। जी हां, सीएम का फैसला आला कमाल लेगा, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि यदि पीएम मोदी कह दे तो वे ममता बनर्जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाएंगे। जी, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ऐसा नहीं कहेंगे। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बिहार के वर्तमान मुखिया की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जी, मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग के एक आदेश से मुखिया में हरकंप मचा हुआ है। जी, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में वैसे मुखिया जिन्होंने अपने काम कार्य की ऑडिट नहीं कराया है, उन्हें पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते। विभाग ने इन मुखिया को 31 मार्च तक का समय दिया है, लेकिन अभी तक सैकड़ों मुखिया ने अपने काम कार्य का ऑडिट नहीं कराया है। दरअसल मुखिया को काम कार्य की ऑडिट कराने में इस बात का डर है कि कहीं पैसे की लेन देन में उसका पोल ना खुल जाए। जी हां, वही विभाग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अपने कामों की ऑडिट नहीं कराने वालों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। जी, इतना ही नहीं, बिहार के वैसे मुखिया जिन्होंने नल जल योजना का काम पूरा नहीं किया है, उन्हें भी चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जी हां, विभाग के इस फैसले से बिहार के वर्तमान मुखिया की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कई मुखिया ने अभी तक नल जल का काम नहीं किया है। दोस्तों, यह खबर बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए है। यदि आपने अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो फिर 31 मार्च तक जरूर करवा लें। जी, ऐसा नहीं करने पर राशन दुकान से अनाज का उठाव नहीं कर पाएंगे। इस बात की जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने दी है। जी, आए दिन राशन के नाम लूट का मामला सामने आता रहता है, जिस पर लगाम लगाने की कोशिश की भी जा रही है। जी, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक कराया जा रहा है। इसे लेकर 31 मार्च तक यानी कि मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। जी हां, 31 मार्च तक लाभुकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर जुड़वाना जरूरी हो गया है। जो लाभुक अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवा पाए हैं, वो 31 मार्च तक करवा ले। यानी कि 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। जी हां, नहीं तो फिर अनाज का उठाव नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जिसने भी अब तक ये काम नहीं किया है वह इसे 31 मार्च तक करवा ले। जी, 8 करोड़ 65 लाख राशन कार्ड धारकों में से अब तक 85% कार्ड धारक जुड़ चुके हैं। बाकी 15% कार्ड धारक आधार से लिंक नहीं करवाया है। दोस्तों, बिहार में होली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। जी हां, नीतीश सरकार का फरमान है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर होली के कार्यक्रम का आयोजन नहीं कराएगा। जी हां, सीएम के इस निर्देश की धज्जियां कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के बाहुबली विधायक उड़ा रहे हैं। जी हां, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने होली के कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी कर दी और कहा कि भांग कोई दारू नहीं है, यह बूटी है। जी हां, मामला बिहार के भागलपुर जिले का है, जहां नवगछा के गोपाल गौशाला में गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। जी हां, बिहार सरकार के रोक के बावजूद भी सार्वजनिक स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, खुद सीएम नीतीश कुमार के खास विधायक गोपाल मंडल भी होली के गाने पर खूब नाचे और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और कई गाने की धुन पर उन्होंने न सिर्फ ठुमके लगाए बल्कि होली के चढ़ते परवान के बीच उन्होंने भांग पर भी ज्ञान दे डाला। जी हां, गोपाल विधायक ने भांग पर अपना ज्ञान देते हुए कहा है कि भांग कोई दारू नहीं है, यह घास बूटी है। यह कोई नहीं कह सकता है कि यह नशे का चीज है, लेकिन इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां, 4-5 गिलास एक साथ पी लेना हानिकारक हो सकता है, इसलिए 1 गिलास पीजिए और होली का आनंद लीजिए। विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं भी दी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को हिंदू समुदाय को होली की बधाई दी। जी हां, प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर समेत अन्य नेताओं ने भी इस मौके पर हिंदू सांसदों और समुदाय को बधाई दी।
दोस्तों, अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर बहुत ही आसान प्रक्रिया है इसके लिए। जी हाँ, आधार कार्ड बनाने के लिए UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले 12 अंकों की पहचान संख्या आधार आज के इस दौर में भारतीयों के लिए पहचान के साथ साथ पते का सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ है, दस्तावेज है। जी हाँ, UIDAI सभी भारतीयों को आधार कार्ड जारी करता है। इस बात का आशय है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई आयु समय सीमा तय नहीं की गई है। जी हाँ, इसका मतलब है कि बच्चों का भी आधार कार्ड बन सकता है, जो आजीवन उसके लिए मददगार साबित होता है। अगर आपको भी अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है तो फिर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए। जी हां, UIDAI के मुताबिक 5 साल से कम आयु के बच्चों का बायोग्राफिक डेटा नहीं लिया जाता है। जी हां, माता पिता के आधार कार्ड से लिंक डेमोग्राफिक विवरण और फोटोग्राफिक के साथ बच्चों का UID प्रोसेस कर दिया जाता है। इन बच्चों के 5 साल और 15 साल का होने पर हाथ की सभी 10 उंगलियां आइरिस जैसे बायोमेट्रिक विवरण देने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। जी हां, UIDAI की वेबसाइट या आधार हेल्प नंबर 147 यानी कि 147 पर कॉल करके निकटतम आधार सेवा केंद्र की जानकारी प्राप्त कीजिए। जी हां, नंबर दूसरा कि आप ऑनलाइन ही आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर तीसरा, आधार सेवा केंद्र पहुंचकर बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट फॉर्म भरिए। इसमें माता पिता में से किसी एक का आधार नंबर डालना जरूरी है। नंबर 4, इस फॉर्म में माता पिता के आधार कार्ड के बेसिक पर पता और फिर अन्य विवरण होना चाहिए। नंबर 5, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी सबमिट कीजिए। नंबर 6, इसके बाद बच्चों का फोटोग्राफ लिया जाता है और फिर आधार सेवा केंद्र पर मौजूद एग्जीक्यूटिव आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा। इस स्लिप में एनरोलमेंट नंबर होता है। जी हां, आप एनरोलमेंट नंबर के जरिए अपने आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आधार कार्ड बनने के बाद आप UIDAI की वेबसाइट से उसकी PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पिता की संपत्ति पर किसका हक सबसे ज्यादा होता है। तो फिर आज इसी विषय में कानून के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पिता की संपत्ति पर किसका हक सबसे ज्यादा होता है। जी हां, आपको बता दूं कि अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है, तो फिर वह जिसे चाहे वह संपत्ति दे सकता है। इस पर कोई व्यक्ति हक नहीं जता सकता। वही बिहार में वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो फिर सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। जी हां, बेटा या बेटी दोनों इस पर अपना हक जता सकती है। अगर पिता ने खुद के पैसे से संपत्ति खरीदी है और उनकी जान चली जाती है तो फिर बेटी को भी उस संपत्ति पर बराबर का हक होता है। बेटी का विवाह हो गया है फिर भी उस पर अपना हक जता सकती है। जी हां, आपको बता दूं कि यह कानून 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ है। जी हां, वही बिहार में पैतृक संपत्ति पर भी बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार होता है। दोनों लोग ऐसे संपत्ति पर अपना हक जता सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर चेतावनी दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो फिर 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। जी हां, भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के आंदोलन स्तर पर बिजली कटी तो फिर किसानों के खेतों तक जाने वाली 16 राज्यों की बिजली लाइट काट दी जाएगी। जी हां, उन्होंने कहा कि इस समय देश में सरकार नहीं बची है, केंद्र में कोई सरकार नहीं है। देश को व्यापारी लोग चला रहे हैं और इन व्यापारियों ने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश की जनता अब सब समझ गई है और जनता को उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। जी राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी कोई पार्टी विधानसभा में या फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाती है तो वे तानाशाह की तरह अपना व्यवहार कर दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र का रवैया भी एक तानाशाह की तरह है। जी राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने के बाद अब धीरे धीरे किसानों की जमीन को व्यापारियों को बेचने की योजना बना रहे हैं। जी उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के पास किसी भी तरह की योजना नहीं है। दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। यह किसानों का आक्रोश केंद्र सरकार के रवैये पर फूट रहा है और बीजेपी के एक विधायक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी पंजाब में किसानों ने बीजेपी के विधायक की जबरदस्ती धुनाई कर दी। जी हाँ, जबरदस्त धुनाई कर दी। नए कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब के मलोट में बीजेपी एमएलए को जमकर पीटा। जी बीजेपी विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके चेहरे पर
पर कातिल पोती गई। पंजाब की अबोहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण नारंग मलोट पहुंचे थे, जहां अरुण नारंग वहां पंजाब सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले थे। इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। मलोट स्थित बीजेपी ऑफिस के सामने खड़े होकर किसान विधायक अरुण नारंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नारंग अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे, वैसे ही किसानों ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। नारंग के समर्थकों ने जब इसका विरोध जताया तो उसके बाद बीजेपी विधायक की जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। जी, उन्होंने कहा है कि भाजपा समाज में नफरत बोने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह करने की बात कही। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक ओर तो कहते हैं कि वे बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए थे, दूसरी ओर वह मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए कहकर गाली देते हैं। जी, ओवैसी ने यहां कहा है कि भाजपा समाज में नफरत बोने का काम कर रही है। यह भाजपा की फैलाई हुई नफरत की वजह से ही आज मंदिर में पानी पीने जाने वाले बच्चे को भी मारा जा रहा है, मुसलमानों को जिहादी कहकर बुलाया जा रहा है, आदिवासियों को नक्सल कहकर मारा जा रहा है। अगर कोई सेकुलरिज्म की बात करता है तो फिर उसे देशद्रोही कहते हैं। जी, ओवैसी ने बीते हफ्ते ही बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज वे मुर्शिदाबाद पहुंचे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हो गया। जी, अब 7 चरणों का मतदान बाकी है। किसान नेताओं का दावा है कि चुनावी नतीजों में भाजपा को किसान आंदोलन की चोट का एहसास होगा। जी, बाकी के 7 चरण में संयुक्त किसान मोर्चा 25 रैलियां करेगा। जी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य अविक साहा का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। जी, किसान पत्र हर गांव तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल का किसान अपनी सोच प्रकट कर रहा है। दोस्तों, भले ही बिहार में कोरोना की महामारी की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन लोगों में अभी भी सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। जी, यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नीतीश सरकार और जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। जी, इसके साथ ही अन्य किसी भी आयोजन पर रोक लगाई गई है। जहां भीड़ भाड़ जमा होने की संभावना है, वहां पर रोक लगाई गई है। जी, हैरान की बात यह है कि बिहार के गोपालगंज में इन नियमों को ताक पर रखकर जमकर होली मिलन समारोह के नाम पर अश्लीलता परोसने का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस ऑर्केस्ट्रा पार्टी में ना सिर्फ बार बालाओं के साथ कई जनप्रतिनिधि जमकर थिरके, बल्कि जबरदस्त भीड़ भी दिखाई दी। जी, हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप में पटना के 2 जज और न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके अलावा पटना के भी 2 जजों को तबादला कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवीन कुमार पांडे की ओर से जजों को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवीन कुमार पांडे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कहा गया है कि तत्कालीन और भागलपुर के मौजूदा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रति वर्मा और रक्सौल के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट 6 प्रथम श्रेणी संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इन दोनों को बिना किसी परमिशन के अपने मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।